जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। चलिए एफएम रेनबो पर अब शुरू करते हैं परवाज है काम तेरा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि वो पंछी जो परवाज भरकर जमी को भूल जाते हैं, वो पंछी जो परवाज भरकर जमी को भूल जाते हैं, वो आसमां तो छोड़ो फिर कहीं के नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, जिन्हें इस बात का बखूबी पता होता है कि अगर कामयाब होना है या अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो जमी से जुड़े रहना होगा। और दोस्तों, आज के परवाज है काम तेरा में आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत करके एक्टिंग की फील्ड में अपने पैर जमाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस तनीषा सिंह की। करेंगे इनसे ढेर सारी बातें आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर, जिसे सुनेगा पूरा हिंदुस्तान। लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज में ये मधुर गीत है फिल्म याराना से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा, और अब हम सीधे चलते हैं मुंबई और बात करते हैं एक्ट्रेस तनीषा सिंह से। हेलो हेलो, नमस्कार तनीषा जी। नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुंबई का अभी मौसम कैसा है? मुंबई में कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी तूफान, फिर कभी सडनली गर्मी हो जाती है, फिर सडनली बारिश हो जाती है, सारे मौसम अप एंड डाउन। दिल्ली में तो कल बहुत तेज आंधी भी आई और खूब ढेर सारा बारिश भी हुआ। यहाँ पे भी हो गया, 1 वीक हो गए शायद। बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था, मतलब हमारे खुद के भी बहुत हालत खराब हो गई थी, घर में सब पानी 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 हो गया। ओके, अच्छा तनीषा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? आप बेसिकली मुंबई की हैं या कहीं और की हैं? नहीं, हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई है, बट बिलोंग करते हैं यूपी, वाराणसी से। अच्छा, वाराणसी से आप है। हाँ। ओके, लेकिन आपकी पैदाइश मुंबई में हुई है? पैदाइश मुंबई में है, बट बिलोंग, जैसे हमारी मम्मी है वो बिलोंग करती है इलाहाबाद से। अच्छा, ओके। और पापा है, उनकी फैमिली बिलोंग करती है यूपी से, तो हम टिपिकल यूपी वाले हैं। ओके, लेकिन आपकी पैदाइश मुंबई में हुई, आपकी पढ़ाई भी मुंबई में हुई है? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप ऐसा क्या हुआ था कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना छोड़कर आपने फैशन की दुनिया में कदम रख दिया?
एक्चुअली पढ़ाई बहुत अच्छी चली थी, साइंस में सब कुछ अच्छा था, बट जब हम 12 साल के थे तो हमारे फादर एक्सपायर हो गए। ओके। तो ये सब चीजें जो होती है, जैसे पढ़ाई है, ये हम जब अपने आप से मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर होते तो कहते हैं ना फोकस होने के लिए सबसे पहले आपको स्टेबल होना चाहिए जी। और पापा के गुजरने के बाद बहुत चीजें अनस्टेबल हो गई थी, यू नो। तो जैसे जनरली होता है, इस वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आ गया और काफी सपोर्ट की भी नहीं थी, तो इससे थोड़ी सी पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ा और स्टडी थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो फिर वो फोकस ही हट गया, इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट एक सपना ही रह गया। ओके। अच्छा, तो फैशन की दुनिया में एंट्री कैसे हुई? फैशन की दुनिया में तो बस दोस्तों की मेहरबानी से, क्योंकि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस फील्ड में हमारा भी लाइफ कुछ हो सकता है, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता था कि हम बहुत नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, और शायद जैसे स्टडी जब ब्रेक हो गई तो शायद जॉब कर लेंगे, तो आई टू वर्क समवेयर, मैं जॉब भी करती थी सरवाइव करने के लिए और स्टडी करने के लिए, बट एक प्लस पॉइंट था, मैं आपको बता दूं कि हम मुंबई में रहने से क्या एक सर्कल बन जाता है। और जब आई वॉज वेरी स्मॉल, मैं आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में होंगी, तो वो एक पहचान में सर्कल में पापा के थ्रू या जान पहचान के एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया था। ओके। वो एक मुनमुन सेन जी की कोई मूवी थी, अब तो मुझे नाम नहीं याद है, और उनके साथ उनकी डॉटर का रोल किया था, तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट 1-2 फिल्में की थी, 1-2 प्रोग्राम्स किए थे, तो वो बस वो वहीं तक सीमित रह गया। बट उसके बाद जब पापा गुजर गए, फिर सोचे सर्वाइव करने के लिए क्या करना है, तो ब्रदर ने नौकरी किया, फिर हमने भी साइड बाय साइड किया, क्योंकि आई वॉज वेरी स्मॉल, तो फिर सर्कल बना। फिर बहुत लोग कहते थे तनीषा व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर मॉडलिंग में, तो हमने कहा यार कहाँ शक्ल, कहाँ कौन लेगा तो दोस्तों ने बोला नहीं ट्राई करना चाहिए, यू मस्ट ट्राई। आई से नो ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आई थिंक हम जो जॉब कर रहे हैं, बस जब तक भगवान ने दिया है ये जॉब करते हैं, फैमिली को सेटल करते हैं, अपने आप को सेटल करते हैं, फिर आई डोंट नो आगे भगवान ने क्या लिखा है, क्योंकि किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है ना कभी मिलेगा, तो हम आई बिलीव ऑन दैट। बिल्कुल सही कहा। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा मिला था आपको? तो हमारे क्लासमेट था और उसका उनके बड़े भाई थे। ओके। तो वो चाहते थे कि हम कुछ करें लाइफ में, यू नो। तो उन्होंने सबसे पहले हमारा फोटोग्राफ जो था वो मिस इंडिया में भेज दिया। ओके। ठीक है। हाँ, मिस इंडिया में भेज दिया। आई वॉज इन 12th में भी, या 12th में थी, तो मुझे फोन आया मॉर्निंग को 8 o'clock, कैन आई स्पीक टू तनीषा सिंह, आई एम कॉलिंग फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आई थॉट कोई जो कर रहा है, यू नो। I say yes, me. You have been selected for the Femina Miss India. Okay. I thought कोई सुबह मस्ती कर रहा है, तो फोन रख दिया। कौन मिस इंडिया में बुलाएगा, कहाँ लाखों की इतनी खूबसूरत लड़कियां आती है, हम कहाँ स्टैंड होंगे, हमारी वो सोच थी। फिर दोबारा फोन आया, मुझे स्टिल आई रिमेम्बर द लेडी नेम, दीपा नाम था उनका। कैन आई स्पीक टू तनीषा? वंस अगेन फोन आया, मैंने कहा यस मैम, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फेमिना मिस इंडिया। मैंने कहा आर यू किडिंग विद मी? नो, व्हाई शुड आई किडिंग विद यू, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके। तो आई वॉज नर्वस, यू नो। पहले बार तो हाथ पैर कांपने लगे, तो फेमिना मिस इंडिया बहुत बड़ी बात होती है, यू नो। तो हमने भी क्लासमेट को बोला, हीना मुझे ऐसे फोन आया, तो उससे बोला क्या बात कर रही हो, सीरियसली। हमने फोन किया जब टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो सिलेक्टेड दे वर, यू नो, सिलेक्टेड फॉर मी फेमिना मिस इंडिया, एंड दैट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर मी, अनबिलीवेबल। और जब हम फर्स्ट टाइम गए फेमिना मिस इंडिया में, वाओ, इट वाज लाइक, यू नो, ड्रीम कम ट्रू, जो कभी सोचा नहीं होता है, वैसा वाला ड्रीम कम ट्रू हो गया। तो फर्स्ट जो जर्नी थी फेमिना मिस इंडिया से हुआ, आई वाज रनर अप इन फेमिना मिस इंडिया। तो रनर अप पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की थी आपने? वो तो मत पूछिए बॉस, वो मतलब सुबह रोज 8 बजे जाके हम ताज में बैठते थे, और एकदम इतनी सारे क्राउड होते थे, लाखों के क्राउड होते थे, फिर उसमें पूरी स्ट्रगल करनी है, फिर आपको पूरा मेंटेन करना। फिर उस सिचुएशन में जिस समय आपकी बहुत ज्यादा ही बैंड बजी है फाइनेंशियली वे में, सब में, और यहाँ से कोलाबा जाना इतना आसान नहीं होता। तो समटाइम, यू नो, कभी कभी ऐसा होता था कि 1 वे का पैसा होता था खाली जाने का, तो आप बिलीव करोगे, तो जाने के समय क्योंकि टाइम पे पहुंचना है, तो ऑटो में चले जाते थे, टैक्सी में चले जाते थे, और आने के बाद क्योंकि ठीक है रिलैक्स होके आ सकते हैं, तो फिर वो पैदल आना पड़ता था, यू नो। तो फिजिकली, फाइनेंशियली
दोनों ही चीजों से बट खुशी इस बात की थी कि शायद ऊपर वाले ने कुछ मौका दिया है, कुछ चांस दिया है। तो वो जो एक स्ट्रगल पीरियड फाइनेंशियली तो था ही अपने जगह, फिजिकली आपको इतने लाखों के बीच में आपको एक अपने आप को एक प्रूव करना भी बहुत छोटी बात नहीं होती है। फिर उसके लिए आपको बहुत सारे फिर जैसे बिगनिंग में हमें को सारे कॉस्ट्यूम्स करने पड़ते हैं और बिगनिंग में हमें को सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि वंस यू सेलेक्ट तो फिर उसके बाद जो भी होता है वो तो स्पॉन्सरशिप और टीम करती है जी। बट वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए जो सारी कैटेगरिया, जो सारी चीजों को आपको क्रॉस करना पड़ता है, वो सब के लिए बहुत स्ट्रगल है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सारी चीजें। अच्छा, ये शो है तनीषा परवाज़ है काम तेरा, जिसमें हम जैसे आप जैसी शख्सियत से बात करते हैं जो दूसरों को गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। बहुत सी लड़कियां भी मिस इंडिया बनना चाहती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कहाँ जाएं, क्या करें। थोड़ा सा गाइड कीजिए ना उन लड़कियों को भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ये कहूंगी कि बहुत लोगों को लगता है, देखिए कोई भी एक चीज जो होती है उसका एक सर्टन एक प्लेटफॉर्म जो एक होता है, एक सर्टन एक कैटेगरिया होता है। लाइक अभी जैसे फैमिली मिस इंडिया में सिर्फ 18 ही आ सकते हैं। वो 18 सिलेक्शन करने के लिए इनको लाखों की फोटोग्राफ्स मिलते हैं। बट देखिए, हम चाहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति अपनी एक पोजीशन पर टॉप पे जाए, बट ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक व्यक्ति टॉप पे जाए। बट हाँ, आप उसके अलावा भी बहुत लोग कर सकते हैं। जैसे फैमिली मिस इंडिया अगर कोई बनना चाहता है तो आजकल बहुत अच्छी बात आ गई है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट आ गए। जैसे पहले एक था कि सिर्फ फैमिली मिस इंडिया में ही सीमित हो जाता था, ये ग्लैडर्स में सीमित हो जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। तो वो बहुत लोग जो उसके लिए अगर ट्राई करते हैं, आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने में बुराई नहीं है। लेकिन ट्राई कहाँ करना होता है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। इसके लिए कि हाँ, इसके लिए आपको जैसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया था, अब मुझे करंट सिचुएशन नहीं पता कि फैमिली मिस इंडिया कर कौन रहा है। पहले टाइम्स करता था, तो पहले टाइम्स है तो उनके अप्रोच करना पड़ता है, उनके मेल है। और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया संतोष जी, मेल आईडी हो गया। पहले तो आज से 10 साल पहले कोई मेल आईडी वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, हमें तो फिजिकली जाके फोटो ड्रॉप करने पड़ते थे। बिल्कुल। जो जैसे हमारा सिलेक्शन था तो हमारा तो ड्रॉप किया गया था फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो अभी तो मेल है, साइट से, तो वो सबको मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप बेहतरीन से अपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, अपने आप को मेंटेन करके, जैसे एक मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रूमिंग कीजिए। सबसे पहले ग्रूमिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कहते हैं ना, हम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल। आप एक बार सिलेक्ट तो हो गए, बट आप वहां पे जब प्लेटफॉर्म पे वो स्टेज पे आप जाएंगे तो वो वहां पे भी काफी राउंड अप वैसे होते हैं सब तुझे, डायरेक्ट आप फैमिली में नहीं जा सकते हो। पहले कम से कम सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 200 लड़कियां होगी तो 200 लड़कियों को राउंड कराते हैं, 200 लड़कियों में से फिल्टर करते हैं 100 लड़कियां, फिर 50, फिर 18, ऐसे जाके किया जाता है। और सबसे राउंड अप होता है, सबका क्वेश्चन किया जाता है, सबको पहले स्विम सूट में राउंड अप होता है, फिर ग्लैमर में होता है, एक इवनिंग गाउन में होता है। तो ये सारी चीजें होती है। एक दिन में हम चले गए और सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो भी ये बनना चाहते हैं, फैमिली मिस इंडिया हो या फैशन मॉडल हो या रनर अप हो या फैशन से रिलेटेड, सबसे पहले आपको जरूरत है ग्रूमिंग की। आप सबसे पहले ग्रूमिंग कराइए। जो भी ग्रूमिंग में जो सारी चीजें आती है, जैसे आपको वॉक सिखाया जाता है, आपको बैठने का स्टाइल सिखाया जाता है, आपको टॉक सिखाया जाता है, ये सारी चीजें ग्रूमिंग में आती है। आप एक बार ग्रूमिंग आपकी कंप्लीट हो गई तो आप किसी भी फैशन शो के लिए एलिजिबल हो, आप अप्रोच करने के लिए। जी, चलिए करेंगे हम तनीषा आपसे और भी ढेर सारी बातें इस अपने कार्यक्रम में परवाज़ है काम तेरा, जो 5 बजे तक चलेगा। लेकिन अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। तो दोस्तों सुनते रहिए FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे।
अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कैसे थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 4:29 और 30 सेकंड। प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा और आज हमारे साथ हैं एक्ट्रेस तनीषा सिंह। तनीषा जी, हाय। हाँ तनीषा जी, एक बात बताइए, जी जी। फैशन की दुनिया में कामयाबी पाने के बाद अक्सर फिल्मों में एंट्री के रास्ते खुल जाते हैं, जी आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी। पहला दस्तक मतलब हम कह सकते हैं कि एंट्री आपकी कैसे हुई, किसने आपको सबसे पहले अप्रोच किया? सबसे पहले अप्रोच तमिल इंडस्ट्री से आया था। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था वो तमिल इंडस्ट्री का, जयललिता जी। हाँ, तो उनके ब्रदर थे, उनका प्रोडक्शन हाउस था वो, एस चंद्रन। उनके कजिन थे वो, आई गेस। तो उनका प्रोडक्शन हाउस था, तो उनके बेटे को उन्होंने लॉन्च किया था, तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस सॉन्ग रखा था, तो उसका अप्रोच आया था। तो फर्स्ट जो एंट्री थी वो तमिल की थी, तमिल इंडस्ट्री की थी। ओके, आपने तमिल फिल्में भी की हैं, तेलुगु फिल्म भी की है जी। कौन कौन सी फिल्म है? तमिल की है, तेलुगु की है, अपीयरेंस सॉन्ग की है भोजपुरी में, और बॉलीवुड की है। बॉलीवुड की 4 फिल्में की है, जिसमें 2 रिलीज होगी और 2 रिलीजिंग पे है। ओके। अच्छा, कितनी मुश्किल होती थी तमिल तेलुगु फिल्मों में काम करने में, डायरेक्टर की बात समझने में? बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बिकॉज वो एकदम ही हमारे भाषा से एकदम अपोजिट है। यू नो, वो उनका हाई भी नहीं समझ में आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो पहले दिन तो जिस दिन मैं अभी भी याद आता हूँ, जिस दिन हमने लैंड हुए थे और रिहर्सल रूम पे गए थे, और जिस हिसाब से सब वहां पे डांस कर रहे थे, जो स्पीड में हम उस रूम में गए, उसी स्पीड में मैं बाहर आके मैंने अपने मैनेजर को बोला कि आई वांट टू गो बैक टू मुंबई। और तो उन्होंने बोला प्लीज तनीषा मैम आप ऐसा मत कीजिए, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं। यू नो, हम एक्सप्रेशन तभी देंगे जो हमें कुछ उसका मीनिंग समझ में आएगा जी। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हुई, वो लोग आपको इसमें ट्रांसलेट करते रहेंगे। तो आई सेड कि कितने बार आप ट्रांसलेट करोगे, और जरूरी कि आपका एक बार आपने ट्रांसलेट किया वो एकदम फिट हो जाएगा माइंड में। मैंने कहा नहीं, आई एम सो सॉरी, जो भी आपका एडवांस है प्लीज आप वो लीजिए, मैं तो जा रही हूँ वापस मुंबई। तो उन्होंने काफी समझाया और बोला कि प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि एक फैशन से, बिकॉज हमारी मातृभाषा, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, मराठी चलो आती है बिकॉज ऑफ मुंबई से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई है। इंग्लिश तो चलो कॉमन बात होगी कि स्टडी करते तो, बट ये तो फोर्थ मतलब साउथ बोलो तो टोटली डिफरेंट, यू नो। तो हमने कहा कि नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। बट फिर बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस था उनका, तो डायरेक्टर ने समझाया, सिस्टर ने, कि आप टेंशन मत लीजिए, वी आर विद यू। और आप बिलीव करोगे, वो बहुत मुश्किल तो आई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था अब इस लाइन पे हमें एक्सप्रेशन देना क्या है। बट रोहित, मतलब जो हीरो थे, रोहित, डायरेक्टर, कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफर, तो ओके फाइन, डांस कोरियोग्राफर जो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक एक लाइन को वो आते थे और अब मुझे बोलते थे कि अब ये लाइन का मीनिंग ये है, ये ऐसा ऐसा है, नाउ यू हैव टू गिव एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग यू। तो मतलब यू नो, ये इतना मेंटली इसको थोड़ा सा आप कह सकते हो, फिजिकली तो डेफिनेटली था। क्योंकि एक तो मैं आपको बता दूं सीक्रेट, जो लोग साउथ में जाना चाहते हैं
कि साउथ के डांस में और बॉलीवुड के डांस में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, राइट। तो बहुत फर्क है। तो एक तो वो भी बहुत बड़ा टफ हो गया था हमारे लिए, क्योंकि हमें बॉलीवुड का डांस आता है और हमें सडनली कहाँ हम रैंप पे चलने वाले और कहाँ अचानक बोल देंगे आप तमिल डांस करो, तो वो तो 100% ह्यूज डिफरेंट है। तो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि एकदम टफ वो कंपटीशन वाली बात हो गई थी, या तो करो या तो अपना नाम खराब करके यहाँ तो निकल जाओ जी। तो उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब वो नाम पे बात मतलब ऐसा हो गया था ना कि खाना पिया नहीं जाता था। मतलब मुझे टेंशन रहता था ये मूवमेंट में पता कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट यू नो अगर आप वीडियो दिखा सकते हैं, वो आज भी कभी कभी गाना देखती हूँ ना तो मुझे सीरियस लगता है ये डांस मैंने किया, आज भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब वो एकदम रिदम ब्रेक हो गया वो डांस का और ये डांस का, यू नो इतना ज्यादा। मतलब आप एक सेकंड पॉज नहीं कर सकते हो वहाँ के डांस में। यहाँ पे तो फिर भी आपको बॉलीवुड में आपको गलती से आपको राहत तो होती है कम से कम, वहाँ पे नो राहत। बिल्कुल। तो कंटिन्यू स्टार्ट द मूवमेंट। और इतनी एनर्जी मुझे तो समझ में नहीं आती, इतनी एनर्जी आती कहाँ है वो लोग में। बिल्कुल, मतलब हालात चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत और जोश और जुनून बरकरार रखना पड़ता है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपकी एक फिल्म आई थी साधु मिरांडा, साधु मिरांडा, इसके बारे में बताइए। बहुत पॉपुलर रही है ये फिल्म। टचवुड ये बहुत अच्छी पॉपुलर पिक्चर थी। वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर, वन ऑफ द टॉप प्रोडक्शन हाउस, स्टार कास्ट भी सारे टॉप के थे वहाँ पे। साधु मिरांडा इट वाज अ माइंड ब्लोइंग फिल्म, और वो काम मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। बिकॉज इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस अगर आपको अप्रोच करता है, मतलब आप में कुछ तो क्वालिटी होगी। बिल्कुल। तो ये जो देखो शुरुआत, ये तो हमारी जो वहाँ से शुरुआत हुई थी जो साउथ से, तो कहते हैं ना एक बार आप जब रोड पे चलना शुरू करते हो तो फिर आपके रास्ते खुद ही खुलने लगते हैं। बट सबसे पहली बात है कि आप में खुद में भी हुनर होना चाहिए। बिल्कुल। आप में खुद में भी टैलेंट होना चाहिए और आप में खुद में भी वो स्ट्रगल लाइफ होना चाहिए। अच्छा, तो वही जो स्ट्रगल, जी बोलिए। तो वही जो स्ट्रगल है, आज एक काम मिलने के बाद हम सोचे कि नहीं हम तो बैठ जाएंगे कुछ नहीं, फिर भी हमें अप्रोच करते रहना पड़ता है। बिल्कुल, हमें स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। बिल्कुल, कदम को आगे बढ़ाते रहना ही पड़ेगा, तभी मंजिल के करीब हम पहुंचेंगे। जी। अच्छा, आपने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? तमिल आती है आपको? तेलुगु आती है? अभी क्योंकि अभी थोड़ा सा गैप ले लिया तो अब थोड़ा सा काफी वर्ड्स दिमाग से निकल गया, बट वहां पे रह के थोड़ा थोड़ा सीख लिया था। जैसे कभी कुछ खाना चाहिए रहता था तो बॉय को बोलते थे बॉय वेंगे, मतलब यू नो इधर आ समथिंग, तो आता था मैंने कहा आई वांट फूड सिरकम बड़ा इस टाइप के ना छोटे छोटे वर्ड्स आ गए थे, यू नो। और टचवुड मेरे कोर्स आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे जो खुद ही बोलते थे तनीषा डोंट से लाइक दिस, से लाइक दिस, से डू, नाउ से दिस, नाउ से सिरकम, नाउ से बड़ा तो वो आदत हो गई थी छोटा छोटा। चेन्नई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं बाकी भी लोगों को जिनको अगर ट्राई करना है, चेन्नई में हिंदी आती नहीं है किसी को, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हैदराबाद तेलुगु फिल्में जो होती है वो हैदराबाद में बनती है और उसकी शूटिंग भी सारी हैदराबाद में होती है। हैदराबाद में एक आपको राहत मिलती है कि वहाँ पे लोग हिंदी में बात करते हैं जी, और आपको सपोर्ट करते हैं हिंदी में। तो तमिल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मतलब आप गए काम से। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना तनीषा कि अगर कामयाबी पाना है तो ये छोटे छोटे हर्डल्स तो आएंगे जिंदगी में। जी 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 जरूर। इनको पार करते आगे बढ़ना होगा। चलिए, हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, क्योंकि समय हो गया 4:37 और 30 सेकंड। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि तनीषा हमारे साथ रहेंगी ठीक 5 बजे तक आकाशवाणी के FM रेनबो पर।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा। और आज हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ी हुई है एक्ट्रेस तनीषा सिंह। तनीषा जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, एक बात, ये जो गीत चल रहा था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, अच्छा, इस तरह के गीत जब आप सुनती हैं जी, तो किस तरह के विचार दिल में आते हैं? एक्चुअली बहुत ही इमोशनल और फीलिंग टच वाले सॉन्ग है। मतलब आज के दिन में जब हम छोटे होते हैं ना, तो सुंदर जी हमें लगता है कि लाइफ इज वेरी स्ट्रेट, और बड़े होना है, ये करना। जब हम एक्चुअली बड़े होते तब पता चलता है बाप रे बाप, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, कंपटीशन है, स्ट्रगल है, सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जब हम बड़े होने के बाद ये सब फीलिंग जमा आती है हमको, जब तक हम दुनिया में जी रहे हैं। देखिए, हर इंसान के लाइफ में स्ट्रगल है, बिल्कुल। सीधे सीधे तो कोई नहीं आया है, अनटिल अनलेस वो गोल्डन स्पून बॉर्न ना हो, यू नो। तो ये सब जो गाने हम सुनते हैं ना, तो हमको कहीं ना कहीं फिर हम वो ट्रांस पे चले जाते हैं। लाइफ बाकी में ऐसी है, और बाकी में जैसे हम गाना हम सुन रहे थे तो हमारे दिमाग में वही चल रहे थे, कितनी चीजें हैं, यू नो, जो ये रेगुलर लाइफ से बड़ी अटैच चीज है। तो थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा टच और फीलिंग आ जाती है। अच्छा, जब आप बहुत परेशान होती हैं या कभी कभी जैसे कि प्रोजेक्ट आप एक्टिंग अच्छे से नहीं कर पाई, या आपको यूं लगा कि और अच्छा परफॉर्मेंस मैं कर सकती थी लेकिन कर नहीं पाई, उस वक्त किस तरह से, कौन सा गीत सुनकर आप अपने मन को बहलाती हैं या उस टेंशन को दूर करती हैं? मैं सच बताऊं आपको, मैं एक गायत्री मंत्र लगा देती हूँ। अच्छा, ओके। मुझे बहुत रिलैक्स लगता है गायत्री मंत्र। कोई गीत नहीं, कोई संगीत नहीं, क्योंकि भगवान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है जी। तो मैं बहुत ज्यादा इस मामले में डिवोशन हूँ। मुझे जब बहुत ज्यादा परेशान होती हो, या तो मैं गायत्री मंत्र लगा देती हूँ या तो शिव तांडव। मुझे इतना रिलैक्स होता है, बिलीव नहीं करोगे संतोष जी, ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी आ गई। ये बात तो है। अच्छा, एक कहते हैं कि कामयाबी सब पाना चाहते हैं और उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट काफी सफलता को प्राप्त करे? एक तो सबसे पहले जो हमारे इंडस्ट्री में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो हो आपकी फिजिक। सबसे पहले जैसे हम प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, क्योंकि एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर और एक फाइनेंसर, वो एक राइटर, उसकी वो हर किसी की उम्मीद हमसे जुड़ी होती है। और जब बनने के बाद पब्लिक में आती तो डेफिनेटली पब्लिक की तो उम्मीद जुड़ी होती कि वाओ क्या पिक्चर होगी। तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं ना कि हमारे चेहरे पे करोड़ रुपए लग रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप पे ये बात वही होगी, आप पे भरोसा करके मैंने आपको कोई अपनी पर्सनल चीज दे दी, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे हम प्रोजेक्ट साइन करते हैं, नीचे उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अब वही सोचते हैं अब फिजिक्स पे ध्यान देना है, अब ये रोल है तो ये रोल को ऐसा किया जाए, तो अब इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। वर्कशॉप स्टार्ट होगा, और अगर हम कोई म्यूजिक कर रहे हैं तो अब गाना सुनते सुनते ये रिदम पे हमें ये मूवमेंट करना है, एक काम करते नया मूवमेंट करना। तो ये सारा ना मेंटली वर्कशॉप ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेती आप? नहीं, क्योंकि देखिए, अब एक होता है कि आप साइन करते जा रहे हो, एक होता है कि आप डिजर्व भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं अगर कर सकती हूँ, और ये फिल्म की बात नहीं है, मैं जनरल लाइफ में भी अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है मैं ये काम कर सकती हूँ तो ही मैं वो काम करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। क्योंकि वो काम लेके खराब हो जाए, ये हमारा नाम खराब हो जाए तो फायदा नहीं, तो वो उसमें कोई रीजन नहीं है। तो वो हमारी आदत है, दैट्स माई नेचर, कि अगर कोई, मैं वही काम करती हूँ, मुझे पता मैं कैपेबल हूँ। ओके। अच्छा, परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ, अभी वैसे 5 महीने हो गए। मेरे बड़े भाई थे वो एक्सपायर हो गए, हम एक ही भाई बहन थे। तो और मॉम है, हमारे भाई की फैमिली है, मेरी एक छोटी सी बेटी है 8 साल की। ओके, बस। क्या नाम है उस छोटी सी प्यारी सी बेटी का? मेरी बेटी का नाम है गौरी चौरसिया। ओके, गौरी, क्या प्यारा नाम है। अच्छा, एक तरफ शूटिंग, एक तरफ परिवार, तो बैलेंस कैसे बनाकर चलती हैं आप? एक ये चीजें ना शुरू मुझे खुद भी फील होता था जब मैं पहली बार, क्योंकि मैं सेपरेटेड मॉम हूँ, सिंगल मदर। ओके।
तो थोड़ा सा लगता था एक सिंगल मॉम, क्योंकि पूरे फैमिली में मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं। सिंगल मदर हमने फिल्मों में देखा है, सुना है, पर खुद के साथ ऐसा हो जाएगा ये सोचा नहीं था। तो पहले तो बहुत ज्यादा पैनिक थी कि, और मैं तो कॉन्फिडेंस लूज थी कि मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पर शुक्र है ऊपर वाले का कि इतना आराम से मतलब मैनेज हो गया ना, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज्यादा छोटा रहता ना तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ माँ की जरूरत होती है। पर मैं कहूंगी अपने आप को मैं लकी हूँ कि मेरे साथ मेरी फैमिली, जैसे कि मेरी मॉम है, मेरी नीज है, मेरे मतलब ये लोग ने इतना अच्छे से मैनेज किया कि अगर मैं बाहर काम करती थी तो ये लोग बच्चे का ख्याल रख लेते थे। तो इस वजह से थोड़ा सा राहत होती थी कि मैनेज करना। बट फिर भी आप एक सिंगल होते हो, जब आप फादर या मदर होते हो तो फिर थोड़ा सा ना आपका लाइफ थोड़ा सा 50-50% हो जाता है, या 50% पर्सनल 50% ये। तो अब ऐसा हो गया कि शुरू में दिल से बोल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, बट अब आदत हो गई है, क्योंकि एक रूटीन बन गया ना अब लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सिंगल पेरेंट बनने का निर्णय कितना कठिन था? एक्चुअली ये चीजें कभी कभी हमारे हाथ में भी नहीं होती है। वक्त के हिसाब से आप डिसीजन कब क्या हो जाता है, क्योंकि हम 100% हर चीजें हमारे हाथ में तो नहीं होती, हम कोशिश ही कर सकते हैं। और कोई भी कहते हैं ना, इम्पोज करे हम किसी चीज को जबरदस्ती करके कोई भी रिलेशनशिप टिकता नहीं। तो बेटर है कि फिर वही है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। बिल्कुल। और शुरू में तो डेफिनेटली लगता है कि हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि आप खुद सिंगल होके, आप मिंगल होके, फिर आप सिंगल फादर या मदर बन जाते हो, तो थोड़ा सा तो कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हो। तो थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा अनबैलेंस थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक तो ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं मैनेज कैसे करूंगी। पर फिर मैं कहूंगी ऊपर वाले कृपा से कि सारी चीजें मैनेज हो गई। अब तो सच बताऊं, अब वो यूज टू हो गया, अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरा बच्चा भी मैनेज हो जाता है, मैं भी मैनेज हो जाती हूँ, काम भी। और प्लस पॉइंट जैसे कि मैंने कहा कि मैं फैमिली में हूँ, तो मेरी नीज है, मेरी मॉम है, वो सब मैनेज कर लेती है। मतलब कहने का यही हो जाता है कि जिंदगी में कैसी भी, कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना सामने आ जाएं या परेशानी आ जाए, उनका हल निकाला जा सकता है। हाँ, एक दरवाजा भगवान ऊपर वाला एक बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। आई कैन से दैट। जी, चलिए करेंगे हम आपसे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन अभी योगेश का लिखा हुआ एक प्यारा सा गीत है मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं सुनाना चाहूंगा आपको भी और सभी लिसनर्स को जो हमारा ये शो सुन रहे हैं, परवाज़ है काम तेरा। तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन, हाय तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन।
दर्पण आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन उसका दामन आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन खुशबू लाई पवन महका चंदन आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा, और आज हमारे साथ जुड़ी हुई है बॉलीवुड की एक्ट्रेस तनीषा सिंह। तनीषा जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ, ये अब ठीक है। अच्छा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, 4:55 होने को है, तो जल्दी से हम जानना चाहेंगे तनीषा को एक्टिंग के अलावा और क्या क्या करना पसंद है? एक्टिंग के अलावा मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, पर वेज में। अच्छा, ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, प्लस कभी कभी शौकिया तौर पे सिंगिंग भी कर लेती हूँ, और होस्ट भी करती हूँ काफी सारे प्रोग्राम जी एक्टिंग के अलावा। और अभी देखिए, अगर आप लोग की कृपा रहे तो बहुत ही जल्द कुछ नई चीजें स्टार्ट करने का सोच रही है, तो आप लोग को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नहीं, हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे जानना चाहूंगा। जो हमारा ये शो सुन रहे हैं, कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उनको बता दीजिए। कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो हमारे अपने खुद लगता है तनीषा जी से संपर्क टूट गया है। बहरहाल समय अब हमारे पास नहीं बचा है। हमसे बात कर रही थी फिल्म एक्ट्रेस तनीषा सिंह सीधे मुंबई से, और आज का ये शो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आपसे लेता है विदा। नमस्कार।